शहर के सिविल जज अपने घर के लॉन में बैठकर सुबह अखबार पढ़ रहे हैं। रोज की तरह वो अखबार पढ़ रहे हैं, पर अचानक से एक शख्स उनसे मिलने आता है और चपरासी इसकी जानकारी देता है। जैसे ही जज साहब को उस व्यक्ति का नाम पता चलता है, वो फौरन अपने चपरासी को कहते हैं कि उसे अंदर भेज दो। वो व्यक्ति अंदर आता है और जज साहब से कुछ बात करने लगता है। जज साहब भी उसकी बात का पूरी तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जिस दरवाजे से ये व्यक्ति अंदर आया था, वो दरवाजा खुला रह जाता है और अचानक से बातचीत के दौरान 4-5 लोग भागते हैं और अंदर घुस जाते हैं और सबके हाथ में पिस्टल है, रिवॉल्वर है और अंधाधुंध वो गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। और ये गोलियां वो जज साहब पर चलाते हैं। जज साहब को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद इस केस में मुकदमा शुरू होता है, जो जज साहब की भाभी ही लिखवाती हैं। अब जिन जिन आरोपियों के नाम इस केस में लिखवाए गए, वो जो आरोपी थे, उन्होंने अपनी बेगुनाही के बिल्कुल अलग तरह के एक्सक्यूज पेश किए। पहले व्यक्ति ने कहा कि मैं जिस दिन घटना हुई उस दिन मैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मौजूद था, वहां मैंने हस्ताक्षर किए। बाकी के 2 आरोपी जो कि बैंक में कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि हम उस दिन बैंक में मौजूद थे, सुबह से लेकर शाम तक हमने कई कागजों पर दस्तखत किए, वहां पर जाकर पुलिस इन्हें देख सकती है। अब जब यह सब कुछ हुआ तो पुलिस हैरान और परेशान रह गई। उसके बाद केस में एक और नया मोड़ आया। 2 महिलाओं ने अलग अलग दिनों पर इश्तिहार लगा दिए और इश्तिहार लगाकर कहा कि जज साहब की हमारे से शादी हुई थी। जय हिंद। एक सिविल जज को उनके ही घर में मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। यह सब कुछ कैसे हुआ? बहुत ही अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाली ये खबर और पूरी स्टोरी है। 12 दिसंबर का दिन था। बरेली के सिविल जज, उत्तर प्रदेश में बरेली पड़ता है, वहां के सिविल जज 3 विजयपाल सिंह अपने घर में बैठे सुबह अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ने के वो शौकीन थे और उसी तरह से वो रोजाना अखबार पढ़ते थे और उसी दिनचर्या के मुताबिक वो 12 दिसंबर को भी अखबार पढ़ रहे थे। अब इतने में उनका चपरासी आता है। वो बताता है कि सर, आपसे कोई मिलने आया है। अब जैसे ही जज साहब को पता लगता है, वो नाम बताता है बाकायदा, और नाम पता लगते ही जज साहब कहते हैं कि इनको अंदर भेज दो। वो अंदर जाते हैं और कुछ बात करने लगते हैं। अब जब वो व्यक्ति अंदर आता है तो इतनी देर में दरवाजा जो है वो खुला रह जाता है और उस दरवाजे से जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं उस व्यक्ति से, अचानक से 4-5 लोग भागते हुए अंदर आते हैं। उनके हाथों में पिस्टल है, सभी के हाथ में पिस्टल है, वेपन है, और वो जो है अचानक से इनडिस्क्रिमिनेट फायर जज साहब के ऊपर शुरू कर देते हैं। अब फायरिंग हो रही है। घर में उनकी पत्नी है और इसके साथ ही उनकी भाभी भी घर पर है और पत्नी किचन में खाना बना रही थी। जैसे ही ये सब आवाज पत्नी तक पहुंची, वो भागी भागी आई। वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है, सब कुछ हो क्या रहा है। वो चीखती है, चिल्लाती है, बचाने के लिए कोई नहीं आता। नौकर भी कोशिश करते हैं, बट जब इतनी तेजी से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो रही है तो कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि लगातार वो बस जज साहब पर फायर कर रहे थे। अब इतने में क्या होता है, उनकी पत्नी को कुछ नहीं सूझता। उनके हाथ में चिमटा होता है, वो खाना बना रही होती है, हाथ में चिमटा होता है। अब वो उस चिमटे से ही उन बदमाशों को मारना शुरू कर देती है, पर हेल्पलेस है क्योंकि बदमाशों के हाथ में तो वेपन है, पिस्तौल है। तो किस हद तक वो बचा पाएंगी अपने पति को? वो नहीं बचा पाती। तो वो मारते रहते हैं और वो कोशिश करती हैं चिमटे से मारने की, मगर इतने में बदमाश उन्हें भी अलग कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं। अब जब इतनी बड़ी घटना घटित होती है, लगातार गोलियां चलती हैं, तो गोलियों की आवाज जज साहब के आसपास के पड़ोसियों को सुनती हैं। वहां भी सारे जज रहते थे, बड़े अफसर रहते थे, तो वो सब भागे भागे आते हैं। वो देखते हैं जज साहब खूनम खून पड़े हैं, लहूलुहान पड़े हैं और बदमाश जो है तब तक भाग चुके थे। ये सब देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब किया क्या जाए। अब अचानक से वहीं पास में रहने वाले एडवोकेट आते हैं, जेडी बजाज जिनका नाम है। वो बहुत ही तेजी से स्फूर्ति दिखाते हुए वो जज साहब को अपनी गाड़ी में डालते हैं और उन्हें सीधा अस्पताल ले जाते हैं। अब जैसे ही अस्पताल उनको लेकर जाया जाता है तो अस्पताल में उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर डॉक्टर कर देते हैं। जज साहब की मौत हो चुकी थी और ये पता नहीं लगता कि आखिर ये सब कुछ क्यों किया गया, किसने किया, क्या मोटिव रहा होगा। सबने यही सोचा कि ये सब कुछ शायद किसी का कोई केस चल रहा होगा, इस वजह से हो सकता है, या कोई राइवलरी रही होगी, इस वजह से हो सकता है। अब मौके से जो है वो वहां पर एक रिवॉल्वर और एक 35 बोर का तमंचा बरामद हुआ और सभी हड़बड़ी में हैं। और सभी के सभी, देखिए, जो वहां की जो सोसाइटी थी, जितने जजेस थे, बड़े नाराज थे और वो सभी के सभी अस्पताल पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इसके बाद जज साहब का पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम के दौरान भी बड़ी नाराजगी रहती है। पुलिस को जब सूचित किया जाता है तो पुलिस को कहा जाता है जजेस की ओर से कि भाई सिक्योरिटी जजेस की ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सारी पुलिस उसको ऑर्डर किया जाता है कि सभी जजेस से कांटेक्ट किया जाए, अगर उन्हें अपनी सिक्योरिटी में कोई कमी लग रही है तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, या आपको कोई कमी लग रही है तो वहां पर सिक्योरिटी का जो गैप है उसे कम करके उसको फिल किया जाए और सभी के सभी जजेस की सिक्योरिटी पूरी तरह से फुल प्रूफ, पूरी टाइट सिक्योरिटी कर दी जाए। अब इस बीच वहां पर पोस्टमार्टम चल रहा है हॉस्पिटल में जज साहब का।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ जो है वो बताया जाता है ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज अ रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम गन शॉट इंजरीज, यानी कि उन्हें जो इंजरीज हुई थी जो लगातार गोलियां लगने से, उसके बाद हेमरेज हुआ, शॉक हुआ, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और ये जो था ये बिल्कुल अंडरस्टूड था क्योंकि ऐसा होना ही था। तो इसके बाद सभी हैरान परेशान, अब करें तो करें क्या। मगर इस बीच जज साहब की भाभी वो सामने आती हैं, देसू सिंह उनका नाम था, और वो केस रजिस्टर करवाती हैं, एफआईआर रजिस्टर करवाती हैं। वो शक भी जाहिर करती हैं कुछ लोगों के खिलाफ। अब ये लोग कौन थे जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई थी? एक शख्स था मनफूल, जो कि पूर्व विधायक था। दूसरा शख्स जो था उसका बेटा, और तीसरा शख्स भी मनफूल का बेटा ही था। मनफूल के दोनों बेटों के नाम थे पप्पू और मन्नू। उसके बाद बाकी दो और शख्सों के खिलाफ जो है वो एफआईआर लिखाई गई। वो एक भतीजा था जुगल, मनफूल का भतीजा, और एक भतीजा था अजय प्रकाश, उसके खिलाफ भी एफआईआर करवाई गई। और एक एफआईआर जो हुई वो अननोन पर्सन के खिलाफ करवाई गई, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ करवाई गई। और ये जो घटना है वो 1995 की है, जब इंटरनेट का दौर नहीं था, सीसीटीवी कैमरे नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे आमतौर पर। तो उस समय की ये घटना है, जज साहब के घर पर जो इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे शहर में, पूरे इलाके में, राज्य में ये खबर थी कि जज की घर पर बैठे जज की हत्या कर दी गई। अब ये जो भी कुछ हुआ उसके पीछे बैकग्राउंड समझनी बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड ये है कि मनफूल और विजय पाल सिंह, जो जज साहब थे सिविल जज, वो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे वकील के तौर पर। मनफूल जो थे वो अंबेडकर नगर हॉस्टल के मैनेजर थे, जो कि मुजफ्फरनगर में ही था। और वहां पर उन्होंने अंबेडकर नगर हॉस्टल की कुछ जमीन बेची, जिसे लेकर जज साहब, जो कि उस समय वकील हुआ करते थे, विजय पाल सिंह, वो काफी नाराज हुए। इतना ही नहीं, विजय पाल सिंह के भाई जो थे, वो उनका नाम था जगराम, वो भी काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आपने ये जमीन कैसे बेच दी, हॉस्टल की जमीन है, ये ऐसे नहीं बेची जा सकती है, इलीगल है। तो इस बीच मनफूल नहीं माने और वो जमीन तो उन्होंने बेच दी। उसके बाद कई जगह पर विजयपाल और जगराम गए, मगर उनकी नहीं सुनी गई। इसके बाद फाइनली जब विरोध उन्होंने हर जगह अपना दर्ज करवा दिया, उसके बाद उन्होंने एक मुकदमा कायम किया कोर्ट में। मुकदमा करवाया साल 1992 में जगराम ने और उनके भाई विजयपाल ने। तो जगराम ने दरअसल ये मुकदमा करवाया था। तो उसके बाद क्या होता है कि 1992 में ही, 92 में, जगराम की हत्या कर दी जाती है। और ये जो हत्या की जाती है वो मनफूल के द्वारा की जाती है, उसके गुर्गों के द्वारा की जाती है। जब ये हत्या होती है तो सभी बड़े हैरान परेशान कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। मगर जब ये हत्या होती है, जो जज साहब हैं, जो बाद में जज बने, वो पहले वकील थे, विजयपाल सिंह, वो नहीं डोलते। उनका पूरा परिवार हिल जाता है इस पूरे घटनाक्रम से। मगर वो कहते हैं कि मैं इस मामले में इंसाफ अपने भाई को भी दिलवाऊंगा और इंसाफ पूरी तरह से, वो जमीन कैसे बेची गई उसका भी इंसाफ लेकर रहूंगा। अब देखिए, एक मुकदमा तो चल रहा है वो जमीन बिकवाने का, जो कि अंबेडकर हॉस्टल का था, और दूसरा मुकदमा अब जगराम की मौत का शुरू हो गया है, जगराम की जो हत्या करवाई गई उसका शुरू हो गया है। अब इसमें देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें वो निकलकर सामने आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। बैकग्राउंड पहले बतानी जरूरी थी। अब होता क्या है, इस केस की पैरवी जो है वो अब सिविल जज विजयपाल सिंह खुद कर रहे थे, अपने भाई की हत्या की जो पैरवी है। अब उसमें जो है वो शनाख्ती परेड 10-15 दिन में होनी थी और जज साहब इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। शनाख्ती परेड जो होती है वो एक प्रोसेस होती है, जब भी कोई केस चलता है उसमें मुजरिमों की शनाख्ती करवाई जाती है, जो उसमें आई विटनेस होता है। आई विटनेस यानी जिसने अपने सामने देखा होता है क्राइम होते हुए। तो उस व्यक्ति के सामने मान लीजिए 2 लोग हैं, उनकी शनाख्त करवाई जानी है, तो वो 2 लोग ही नहीं खड़े किए जाते, बल्कि उनके एवज में 3 या 4 गुना लोग खड़े किए जाते हैं। मान लीजिए 2 लोगों की शनाख्ती होनी है तो 7, 6 या 8 लोग खड़े कर दिए जाएंगे। उन्हें एक जैसे कपड़े पहना दिए जाएंगे। अब वो एक जैसे कपड़े आमतौर पर नहीं मिलते, तो जो जेल के कपड़े होते हैं वही कपड़े पहना दिए जाते हैं और उन्हें मिक्स करके खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद जो व्यक्ति होता है, जो आई विटनेस होता है, उसे कहा जाता है कि आप इनमें से पहचानिए कौन मुजरिम है, किसने उस दिन घटना को अंजाम दिया था। तो उसके बाद जब वो व्यक्ति पहचान लेता है, वो कोर्ट में केस डायरी में जुड़ जाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाता है, स्ट्रॉन्ग सबूत बन जाता है। तो इस शनाख्ती की परेड जो कि 10-15 दिन बाद होनी थी, और जैसे ही शनाख्ती होनी थी तो शनाख्त के बाद उस केस में वर्डिक्ट भी आना था, जजमेंट भी आनी थी। तो अब ये परेड जो है उसके लिए जो भाभी है उनकी, जो जज साहब की भाभी, जो जगराम की वाइफ थी, वो उन्हें लेने आई हुई थी। तो इसीलिए ये वो उनके घर पर भी मौजूद थी जज साहब के। तो फाइनली ये सब कुछ उस दिन 12 दिसंबर को ये घटना हो जाती है। सब बड़े हैरान परेशान है और पुलिस भी बड़ी हैरान है कि एक जज का मर्डर दिन दिहाड़े कैसे कर दिया गया। कोई बात नहीं, पुलिस बड़ी तेजी से कार्रवाई करती है। आईजी से लेकर डीजीपी से लेकर एडीजीपी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, जो सीओ जिसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, एसएचओ, सब हिल गए। पूरा पुलिस तंत्र जो है लगातार जांच कर रहा है मामले की। अब 12 तारीख को यह घटना हुई है। जज साहब की भाभी जो हैं वो इस मामले में एफआईआर करवाती हैं और 13 तारीख को पुलिस जुगल को
और अचल को गिरफ्तार करती है, 2 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेती है। और अब देखिए, उस टाइम में सीसीटीवी और मोबाइल नहीं होते थे, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आएगा। वो इंटरेस्टिंग ये है कि जज साहब की हत्या हो चुकी है। अब ये मामला पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखवाए गए हैं वो सभी अपने बचाव में पहले ही काफी कुछ कर चुके थे। जैसे कि मनफूल जो है, मनफूल ने बताया कि मैं जिस दिन ये हत्या हुई यानी 12 दिसंबर को मैं मुजफ्फरनगर में सीजेएम की कोर्ट में मौजूद था। वहां पर मैंने सिग्नेचर किए कई जगह, मेरे सिग्नेचर वहां पर जाकर देखे जा सकते हैं, गवाही ली जा सकती है। अब यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। अब यहां पर मामला खत्म नहीं हुआ, जुगल किशोर के खिलाफ भी मामला करवाया गया था। तो जुगल किशोर जो आरोपी था वो पंजाब नेशनल बैंक में कर्मचारी था। अब जुगल किशोर का जब पता किया गया तो जुगल किशोर ने भी कहा कि 12 दिसंबर को मैं अपने बैंक में मौजूद था, सुबह बैंक का जब ताला खुला है और शाम को जब ताला बंद हुआ है तब तक जितना भी ऑफिस में काम हुआ है हर जगह मेरे सिग्नेचर है। और जहां जब पुलिस ने जाकर देखा तो हर जगह हर कागज पर जो बैंक के अधिकारियों के सिग्नेचर होते हैं ट्रांजैक्शन में या और भी कोई डीलिंग होती है तो हर तरह की डीलिंग में उनके सिग्नेचर। पुलिस हैरान। तीसरा शख्स अजय प्रकाश, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी था। अब वहां पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि वहां पर भी सुबह से लेकर रात तक जो बैंक में जो भी काम हुआ है तो वहां पर अजय प्रकाश के सिग्नेचर हैं। अब पुलिस हैरान रह गई कि जब ये हत्या हुई, जज साहब की भाभी देसू सिंह ये कह रही हैं कि ये शख्स सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे, इन्होंने ही हत्या की है। मगर वो कह रहे हैं कि हम, एक कह रहा है सीजेएम की कोर्ट में था, 2 कह रहे हैं कि हम बैंक में मौजूद थे। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? दरअसल उस टाइम जो मुजरिम होते थे वो कोशिश करते थे कि अपनी प्रॉक्सी लगाने की, जैसे वो हत्या करने गए और अपने आप को कहीं और दिखाने की कोशिश किया करते थे कि मैं उस दिन तो वहां पर मौजूद था, मैं उस दिन तो वहां पर मौजूद था। अब घटना के 3 दिन बाद क्या होता है, एक नया मोड़ आता है इस पूरे वाक्य में। वो नया मोड़ ये आता है कि बरेली में और मुजफ्फरनगर में जो कचहरी थी, दोनों शहरों की कचहरी की दीवारों पर एक पंफलेट लगता है, एक बड़ा इश्तेहार लगता है। और उस इश्तेहार में सिविल लाइंस में रहने वाली एक महिला जिसका नाम मंजू था, वो दावा करती है कि जज साहब से मेरी शादी हुई थी, विजयपाल सिंह से मेरी शादी हुई थी और उनसे एक लड़की भी हुई थी। वो लड़की वो बाद में अपने साथ ले गए। अब उनकी मौत हो चुकी है, उनकी हत्या हो चुकी है, इसलिए मेरी लड़की मुझे वापस दिलवाई जाए। तो जब ये सब कुछ सामने आता है तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि हम हत्या के एंगल की जांच करें या फिर अब ये नए मामले की जांच करें कि ये औरत जो है, ये महिला सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। चलिए, अब इतना सब कुछ सामने आया तो पुलिस सोच रही थी कि शायद ये झूठ बोल रही हो या सच बोल रही हो। अभी तक यही माथापच्ची चल रही थी। इसके ठीक 2 दिन बाद एक 26 वर्षीय महिला सभी अखबारों के दफ्तरों में पहुंच जाती है और एक इश्तेहार देती है और वो उस पंफलेट में लिखती है कि मेरी जज साहब से शादी हुई थी, वो मेरे पति थे, इसलिए विजयपाल सिंह जो सिविल जज थे उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें मुझे हिस्सा दिया जाए। अब जो है मामला पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, पुलिस भी कंफ्यूज, लोग भी कंफ्यूज, जर्नलिस्ट भी कंफ्यूज कि आखिर किया जाए, किया तो किया क्या जाए। अब देखिए, सबसे पहले तो इस मामले में आप 2-3 चीजें समझिए। एक मर्डर हुआ पहले भाई का, जगराम का, 92 में, 1995 में 12 दिसंबर को मर्डर हो गया फिर जज साहब का, जो कि जगराम के भाई थे विजयपाल सिंह। अब उसके बाद, इस मर्डर के बाद मनफूल जो आरोपी है वो कह रहा है कि मैं सीजेएम की कोर्ट में मौजूद था जिस दिन ये मर्डर हुआ। दूसरा आरोपी जुगल किशोर कह रहा है मैं अपने बैंक में मौजूद था। तीसरा आरोपी अजय प्रकाश कह रहा है कि मैं अपने बैंक में मौजूद था, वहां मैंने सारी ट्रांजैक्शन की। अब चौथा जो मोड़ है इस केस में आया, एक महिला ने पंफलेट लगा दिया और कहा कि मेरे से शादी हुई थी जज साहब की और वो मेरी लड़की को ले गए हैं। और इसके बाद जो 5वां मोड़ आता है वो ये आता है कि एक और महिला लगाती है आरोप कि जज साहब मेरे पति थे, उनकी जायदाद में मुझे हिस्सा दिया जाए। अब पुलिस को ये नहीं समझ आ रहा था कि ये पूरा मैटर है क्या, इसे सॉल्व कैसे किया जाए, यहां पर हत्या का एंगल देखा जाए या ये देखा जाए कि इन दोनों महिलाओं में से जज साहब ने किससे शादी की थी। अब जज साहब की जो पत्नी थी वो भी हैरान, जज साहब की भाभी भी हैरान, पुलिस भी हैरान, मीडिया सारा हैरान। तो उस जमाने में जो गवाह के बयान और कागजों के जो सबूत थे वो विवेचना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि उस टाइम सीसीटीवी, मोबाइल या और कोई सर्वेलेंस इस तरह की नहीं होती थी जैसे आज जो है होती है। तो और ना ही वो सबूत जब होते ही नहीं थे तो वो एडमिसिबल भी कोर्ट में नहीं होते थे। तो इसे शुरुआती तौर पर आपसी रंजिश का मामला ही समझा जा रहा था, मगर बाद में ये केस इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि इस केस को सॉल्व करना पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया। इस केस को लेकर लगातार जो है वो अपडेट्स लेने की कोशिश की गई और बाद में पुलिस ने भी बहुत कोशिश की कि जल्द से जल्द इसे सॉल्व किया जाए। मगर ये जो 5-6 घटनाक्रम है वो ये दर्शाते हैं कि किस तरह से उस समय अपराधी अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाया करते थे और अलग अलग तरीके से अपने आप को सच्चा
और बेगुनाह साबित करने के लिए ये सब कुछ किया करते थे। जय हिंद।